1928 का वो दौर, पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज हम इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बात करेंगे उस गूंजती हुई आवाज की जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव तक हिला दी थी। जरा एक पल के लिए उस दौर के एक युवा के नजरिए से सोचिए। आज कहानी जन्म से नहीं बल्कि उस दर्दनाक लेकिन बेतहाशा प्रेरणा देने वाले अंत से शुरू होगी जिसने पूरे देश के युवाओं की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लाला लाजपत राय, पंजाब के शेर। अब एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। आज़ादी के इस पूरे आंदोलन में एक बिल्कुल शांतिपूर्ण, बिना किसी हथियार के किया गया विरोध प्रदर्शन आखिर हमारे सबसे बड़े नायकों में से एक के सर्वोच्च बलिदान की वजह कैसे बन गया? ये कोई आम घटना नहीं थी। चलिए इस ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट की गहराइयों में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन लाहौर की सड़कों पर असल में क्या गुजरी थी। भाग 1, एक शांतिपूर्ण विरोध जो जानलेवा साबित हुआ। तो आखिर वो चिंगारी भड़की कहाँ से? 1928 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कुछ राजनीतिक सुधारों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन को यहाँ भेजा। सुनने में तो शायद ठीक लगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपमान क्या था? इस कमीशन में एक भी, जी हाँ, एक भी हिंदुस्तानी सदस्य नहीं था। अब उस दौर के युवाओं के उस भयंकर गुस्से की कल्पना कीजिए। भारत के भविष्य का फैसला वो लोग करने वाले थे जिनका इस मिट्टी से कोई वास्ता ही नहीं था। इस जियोपॉलिटिकल फैसले ने पूरे देश में एक जबरदस्त बगावत और आक्रोश की लहर पैदा कर दी। और फिर आता है वो दिन। लाहौर की सड़कों पर दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें आमने सामने थीं। एक तरफ लालाजी और उनके साथ चल रही एक निहत्थी बिल्कुल शांतिपूर्ण भीड़, और ठीक उनके सामने ब्रिटिश पुलिस का क्रूर, हथियारों से लैस भारी लाठीचार्ज। पुलिस का मुख्य निशाना कौन थे? लाला लाजपत राय, जो बिना किसी खौफ के सीना ताने सबसे आगे वाली कतार में खड़े थे। ऐतिहासिक दस्तावेज साफ गवाही देते हैं कि किस तरह से एक शांतिपूर्ण मार्च पर बिना उकसावे के ये बर्बरता की गई। भाग 2, पंजाब के शेर लाला लाजपत राय। पूरे देश में लोग उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते थे, मतलब पंजाब का शेर। और यकीन मानिए, ये महज कोई निकनेम या उपाधि नहीं थी। ये ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी एकदम बेखौफ आवाज का जीता जागता प्रतीक था। उनकी उस निडरता और साहस की दहाड़ ने उस समय के युवाओं के भीतर एक ऐसी ऊर्जा भर दी थी जिसने सिखाया कि हालात चाहे जो भी हों, जुल्म के आगे सिर तो बिल्कुल नहीं झुकाना है। भाग 3, भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का निर्माण। यहाँ एक ऐसा दिलचस्प तथ्य है जो शायद आज भी बहुत लोगों को हैरान कर दे। सड़कों पर ब्रिटिश हुकूमत से टकराने वाला ये उग्र नेता असल में एक बहुत बड़ा विजनरी भी था। क्या ये बात पता है कि आज का जो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी है और लक्ष्मी बीमा कंपनी है, उनके संस्थापकों में लालाजी भी शामिल थे। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, समाज की कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए वो आर्य समाज के एक बेहद सक्रिय सदस्य भी रहे। ये सारी चीजें एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर भारत की बहुत ही रणनीतिक और मजबूत नींव तैयार कर रही थीं। और यहीं से उनका वो दूरदर्शी नजरिया बिल्कुल साफ हो जाता है। उनका पक्का विश्वास था कि लंबे समय तक आज़ादी टिकाए रखने के लिए अपने खुद के मजबूत घरेलू संस्थानों का होना कितना जरूरी है। उनका विजन एकदम क्लियर था। सच्ची स्वतंत्रता सिर्फ कागजों पर मिली राजनीतिक आज़ादी से नहीं आती, उसे आर्थिक भी होना चाहिए। अगर हमारा देश आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है ना, तो वो राजनीतिक आज़ादी भी अंदर से खोखली ही रह जाएगी। भाग 4, लाल बाल पाल की तिकड़ी। अब जरा उस समय के नेतृत्व के इस नक्शे पर गौर करते हैं। पंजाब से लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक और बंगाल से बिपिन चंद्रपाल। इतिहास की इस बेहद मशहूर लाल बाल पाल की तिकड़ी ने एक कमाल का काम किया। इन्होंने भारत के 3 बिल्कुल अलग अलग हिस्सों को, अलग अलग संस्कृतियों को एक ही साझा और क्रांतिकारी लक्ष्य के नीचे पूरी तरह से एकजुट कर दिया। और वो साझा लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इस तिगड़ी ने उस समय के राजनीतिक माहौल का रुख ही पलट कर रख दिया। ब्रिटिश सरकार जो छोटी मोटी टुकड़ों में रियायतें दे रही थी ना, उसे इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। इनका संदेश एकदम स्पष्ट और सीधा था। हमें टुकड़ों में बटी हुई आज़ादी बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें अपना पूरा देश चाहिए। भाग 5, क्रांति की एक विरासत। अब वापस उस दर्दनाक घटना पर आते हैं। पुलिस के उस बर्बर लाठीचार्ज से लालाजी कभी उबर नहीं पाए और महज कुछ ही हफ्तों के भीतर उन्होंने दम तोड़ दिया। ये वो पल था जिसने हर एक युवा के दिल को तोड़कर रख दिया था।
लेकिन पंजाब के शेर के इस नुकसान ने भगत सिंह और उनके साथियों जैसे युवा क्रांतिकारियों के भीतर गुस्से और क्रांति एक भयानक ज्वाला भड़का दी। अपने सबसे बड़े और चहेते नेता को यूं जाते देख आज़ादी के आंदोलन का पूरा रुख ही बदल गया। शांतिपूर्ण सुधारों की मांग अब सीधे उग्र प्रतिरोध में तब्दील हो चुकी थी। अगर उनके जीवन के इस महान सफर को हम तेजी से पलटकर देखें, 1865 में पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्म होता है, फिर दशकों का अनवरत और कड़ा संघर्ष, 1928 में उस ऐतिहासिक साइमन कमीशन विरोध का बिल्कुल फ्रंट लाइन से नेतृत्व, और फिर उसी साल 17 नवंबर को देश के लिए शहादत। ये एक ऐसी त्वरित और झकझोर देने वाली परिणति थी जिसने पूरे भारत को एकदम सुन्न कर दिया था। और इसी सर्वोच्च बलिदान की वजह से ये जो नंबर 17 है, ये आज भी इतना महत्वपूर्ण है। 17 नवंबर की ये तारीख भारत की राष्ट्रीय और ऐतिहासिक स्मृति में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। आधुनिक शहादत क्या होती है, ये उन्होंने उस दिन तय कर दिया था। इसी कारण उनके सम्मान में इस दिन को पूरे देश में शहीद दिवस के रूप में बड़ी ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आखिर वो कौन सी भावना होती है, वो कौन सा जज्बा होता है जो किसी इंसान को अपने देश और अपने उसूलों के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान करने की प्रेरणा देता है। इस शक्तिशाली विचार के साथ ये ऐतिहासिक सफर यहीं समाप्त होता है। इस पर गहराई से विचार जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी आज की आज़ादी की नींव कल के इन्हीं निस्वार्थ बलिदानों पर टिकी है।